को भी थोड़ा सा हम कवर कर लें। चलें, सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की तरफ जाते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड है क्या? क्रॉस बॉर्डर ट्रेड्स। आप अपनी चीज़ें बाहर बेचते हैं, बाहर वालों की चीज़ें खरीदते हैं। इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है कि दुनिया के अंदर कोई भी नेशन ऐसी नहीं है जो खुद कफील हो अपनी हर चीज़ में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पाकिस्तान को देखें तो हमारे पास अल्लाह पाक ने बहुत नवाजा है पाकिस्तान को, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान में नहीं होती, हमें बाहर से मंगवानी पड़ती हैं। इन एनी केस ऑयल, क्रूड आप मंगवाते हैं, ठीक है। LNG आजकल आप मंगवा रहे हैं क्योंकि आपकी जो कंजम्पशन है वो ज़्यादा है, आपकी जो सप्लाई साइड है उसके ऊपर इश्यूज़ हैं। अभी तो हम बेशक एक एग्रो इकॉनमी है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग सारी जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो भी बाहर से मंगवाने लग गए हैं। वीट मंगवा रहे हैं, आप लोगों में से बहुत से बैंकर्स ऐसे होंगे जो वीट के एलसीज को डील कर रहे हैं, शुगर मंगवा रहे हैं। तो हमारा अलमिया है ना, पहले एक दफ़ा शुगर सस्ती बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं अफ़गानिस्तान और इस तरह के मुल्कों में, बाद में क्या करते हैं, महंगे दामों इंपोर्ट करते हैं किसी और मुल्क से जाके। तो ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इन सारी चीज़ों को इंटरनेशनल ट्रेड का जो हमारा चैप्टर है या ये जो सब्जेक्ट है ये कवर करेगा। अब आ जाते हैं, कोई भी जो चीज़ है उसके अंदर कुछ की प्लेयर्स होते हैं। तो इसके अंदर प्रिंसिपल प्लेयर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड क्या है? एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर वो है जो पाकिस्तान से बाहर कोई चीज़ अपनी बना के इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सेल कर रहा है। इम्पोर्टर, इम्पोर्टर वो है जो पाकिस्तानी एक्सपोर्टर की कोई भी चीज़ को अपने पास बाहर ख़रीद रहा है। फ्रेट फॉरवर्डर, जो लोग आपको फ्रेट फॉरवर्डिंग में यहाँ पे कंटेनर के अंदर सामान डाल के बाहर भेजने में हेल्प आउट करते हैं, दे आर फ्रेट फॉरवर्डर्स। वेयर हाउस, वेयर हाउस का कॉन्सेप्ट जो है इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर बहुत क्रूशियल है, क्योंकि वेयर हाउसिंग जो है ये इंट्रोड्यूस ही इसलिए करवाई गई थी ताकि आपके इंटरनेशनल ट्रेड को इजीली हम लोग हैंडल कर सकें। तो वेयर हाउस मैन वो आदमी हो गया जो वेयर हाउस के अंदर आपके सामान की नकलो हमल, वेयर हाउस के अंदर स्टोरेज, वेयर हाउस के अंदर रखना, वेयर हाउस के अंदर चीज़ की शुरू के अंदर लेके रिसीट करना, बाद में यहाँ से निकलवा के उसको प्रॉपरली फ्रेट फॉरवर्डर के हवाले करना और फाइनली उसकी डेस्टिनेशन पे पहुँचाना। वेयर हाउस का काम आपका एक्सपोर्टर साइड पे भी है और इम्पोर्टर साइड पे है। ये चीज़ दोनों साइड के ऊपर आपकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कैरियर्स, बल्क कैरियर्स, आपके जितनी ये लाइंस हैं, मस्ट लाइन होगी आपकी, उसके बाद आपकी और जितनी ये शिप्स जो आपकी चीज़ें इधर से उधर लेके जाते हैं, PNSC हो गया, ये आपके कैरियर्स आ गए। इंश्योरर्स, आप जो भी सामान बाहर भिजवाते हैं या बाहर से मंगवाते हैं तो उसको आप इंश्योर करवाते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी का रोल भी इसके अंदर आ जाता है। फॉर एग्जांपल आपको यूनाइटेड इंश्योरेंस आ गई, अस्की इंश्योरेंस, अभी तो सारे बैंक्स ने यूनाइटेड इंश्योरेंस, अस्की इंश्योरेंस, ये वो सारे बैंकों ने अपनी अपनी इंश्योरेंस खोल ली है। बैंक्स आ गए, आप लोग जो कि ना हो तो ये इंटरनेशनल ट्रेड हो ही ना। फैक्टर्स और गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट एजेंसीज में क्या आ गया जी, आपके जनाब अली आ गया, कस्टम आ गया। उसके बाद कुछ चीज़ों में आपको रेगुलेटर स्टेट बैंक की भी अप्रूवल लेनी पड़ती है, वो आ गया। इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपके, कॉरस्पॉन्डेंट बैंक्स आपके, ये सारी चीज़ें इसके अंदर कवर होगी। अब नीचे इनको थोड़ा ब्रीफ करते हैं। फ्रेट फॉरवर्डर आ गए। फ्रेट फॉरवर्डर्स कलेक्ट goods from exporter, sometimes actually pack them for shipment, transport them to ports of shipment by road, rail or barrage and arrange with transshipping companies for them to be loaded on board। जैसे आपको पहले बताया कि फ्रेट फॉरवर्डर का है, आपका सामान रिसीव किया, उसको कंटेनर में पैक किया और उसको आगे जो भी आपके जहाज़ जिसके ऊपर सामान जाना है उसके ऊपर रखवा दिया, ये फ्रेट फॉरवर्डर का काम हो गया। वेयर हाउस, वेयर हाउस मैन, ये भी जैसे कि हम पहले इसको वो कर चुके हैं कि वेयर हाउस मैन परफॉर्म अ वैल्यूएबल सर्विस प्रायर टू द शिपमेंट ऑफ गुड्स एंड आफ्टर देयर अराइवल एट द पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन। यानी कि पोर्ट ऑफ डिस्चार्ज और पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन दोनों के ऊपर, यहाँ से आपका पोर्ट ऑफ लोडिंग कराची है फॉर एग्जांपल, तो पोर्ट ऑफ लोडिंग के ऊपर भी वेयरमैन हाउस जो है उसका, वेयर हाउस मैन जो है उसका काम है, और जहाँ पे डेस्टिनेशन है, जहाँ पे सामान डिस्चार्ज हो रहा है, वहाँ पर भी इसकी एक ड्यूटी है। दोनों साइडों के ऊपर ये आपके सामान को बाहिफाजत अपने पास रखते हैं। कैरियर, कैरियर अगर हम देखें इनलैंड पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो कौन कौन कैरियर है जी? पाकिस्तान के अंदर आपका
पाकिस्तान के अंदर अगर इनलैंड आपने देखना तो कैरियर आपका क्या, गुड्स फॉरवर्डिंग सारी, ट्रक, उसके बाद आपकी पाकिस्तान रेलवे, ठीक है। अगर आप इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में देखें तो ईरान और ये इसके साथ क्या नाम है, जिन जिन कंट्रीज के साथ हम लोग लैंड रूट से चल रहे हैं, यानी कि आपकी सेंट्रल एशियन स्टेट्स हो गई, आपका ईरान हो गया, आपका अफ़गानिस्तान हो गया, ठीक है। इनके अंदर आपका जो, बल्कि इवन अब तो हमने टर्की तक एक अपनी ट्रेन ले गए हैं, फ्रेट ट्रेन, जो कि टर्की तक आपका सारा सामान लेके जाएगी। तो ये सारी चीज़ें कैरियर्स आ गई। इंटरनेशनल अगर आप पर्सपेक्टिव में देखें तो एयरलाइंस, आपके पास एक क्लासिकल एग्जांपल है, सरीन एयर बनाई गई, और साथ में क्या नाम है इसका, सियालकोट के हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं गुजरांवाला और सियालकोट के, उन्होंने वहाँ पे अपना एक अपनी मदद आपके तहत एक एयरपोर्ट बनाया, फंक्शनल एयरपोर्ट, जहाँ से वो अपना सामान बाहर प्रॉपरली भेज सकते हैं। इंश्योरर्स बताया भाई, जो भी चीज़ आपकी बाहर जानी है उसने इंश्योर होना है, तो इंश्योर करने वाली इंश्योरेंस कंपनीज़ का यहाँ पर आ गया एक बेहतरीन क्या कहते हैं रोल आ गया। बैंक्स आप लोग ना हो तो ये इंटरनेशनल ट्रेड ना हो। व्हाट इज़ फैक्टरिंग इन सिंपल वर्ड्स? फैक्टरिंग इज़ अ financial transaction, a type of debtor finance in which a business sells its accounts receivables to a third party at a discount. डिस्काउंटिंग आप लोग करते हैं, मैंने बाहर कोई सामान बेचा अपना, मैंने उसमें डीए पे भेजा, ठीक है, डॉक्यूमेंट अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, वहाँ से जो बिल ऑफ एक्सचेंज आता है मैं अपने वो बैंक के पास सेल आउट कर देता हूँ। बैंक फॉर एग्जांपल अपना कुछ कमीशन रखने के बाद, कुछ डिस्काउंटिंग करने के बाद बाकी पैसे मुझे दे देता है, ठीक है। इसको डिस्काउंटिंग भी बोलते हैं, फैक्टरिंग बोल लें, कुछ भी बोल लें, ये आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। तो बैंक का रोल इस हिसाब से भी ये है कि लोगों की जो एक करंट, यानी कि कैश की जो नीड है, या लोगों की जो एक फाइनेंसिस की नीड है, ये उसको पूरा करने के लिए लोगों से उनके रिसीवेबल्स जो हैं वो ख़रीद लेते हैं, डिस्काउंट कर लेते हैं, ठीक है। डिफरेंस इन बैंक्स एंड फैक्टर्स, द मेन डिफरेंस is that factors by the trade receivable without the recourse, and every form of banking finance is effected with recourse. अब विद रिकोर्स और विदाउट रिकोर्स, विद रिकोर्स हाँ जी हम जिम्मेदार, विदाउट रिकोर्स बस ट्रांजेक्शन ख़त्म भाई, आप कौन मैं कौन, विदाउट रिकोर्स ख़त्म, हमारी जिम्मेदारी ख़त्म। विद रिकोर्स ठीक है जी, वी आर लाइबल, बाद में कुछ होगा तो इसको देख लेंगे मिल बैठ के। डिफरेंस बिटवीन ट्रेड एंड ट्रेड फाइनेंस, ट्रेड बाय इंटरनेशनल जो ट्रेड हो रही है, फाइनेंस जो बैंक उसके अंदर कुछ पैसे लेन देन कर रहा है, लोगों को लिमिट्स दे रहा है, लोगों को इस तरह की चीज़ें दे रहा है, और ट्रेड फाइनेंस होगी। ट्रेड फाइनेंस इज एन अम्ब्रेला टर्म मीनिंग इट कवर्स मैनी फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स दैट इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, बैंक्स एंड कंपनीज यूटिलाइज टू मेक इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजेक्शंस फिजिबल। किस तरह? एलसी अगर किसी ने ओपन करानी है, इस्टेब्लिश करवानी है, तो एलसी कैसे इस्टेब्लिश होगी? इंपोर्टर साहब पाकिस्तान में बैठे हैं, एक्सपोर्टर बाहर बैठा है चाइना के अंदर, तो कैसे एलसी बनेगी? बैंक नहीं होगा तो एलसी कभी भी नहीं खुल सकती। अगर आपने कोई भी कलेक्शन पे कोई सामान डी ए डी पी है, कोई भी चीज़ है, तो बैंक टू बैंक डॉक्यूमेंट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ठीक है। तो बैंक के एलसी में तो बैंक एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग देता है कि भाई डॉक्यूमेंट्स अगर प्रॉपर होंगे तो मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। कलेक्शन में बैंक का काम यह है कि भाई पैसे ये देगा तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र होता है। उसके बाद आ गया जी ये जो नोट वाली चीज़ है, ये देख लें, ये एक एमसीक्यूज आता होता है आईबीपी के पेपर के अंदर, इस नोट को देख लें, ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगा आपके लिए। एक्सपोर्टर, फॉर एक्सपोर्टर एनी सेल इज़ अ गिफ्ट अनटिल द पेमेंट इज़ रिसीव्ड, ठीक है। फॉर इम्पोर्टर एनी पेमेंट इज़ अ डोनेशन अनटिल द गुड्स आर रिसीव्ड। एडवांस पेमेंट के पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें, बल्कि एडवांस पेमेंट के पर्सपेक्टिव में ना देखें, इस तरह तो हम एक्सपोर्टर्स अगर पाकिस्तान से एक्सपोर्टर को सारा कुछ गिफ्ट भेजना ला होता तो हर कोई गिफ्ट भेजता, पैसे कहीं भी रिसीव कर लेता, ऐसा नहीं है। लेकिन ये एमसीक्यूज़ एक आता है, उसके हिसाब से अगर आप देख लें, गिफ्ट और डोनेशन, ये दोनों एक एमसीक्यूज़ के अंदर गिफ्ट और डोनेशन करके आता है एमसीक्यूज़, तो ये अपने पास नोट कर लो, हो सकता है आपकी दफ़ा भी आ जाए। आगे इकोनॉमिक रीजंस, बेनिफिट्स, सिग्निफिकेंस फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड की अहमियत क्या है? इनोवेशन इन इकॉनमी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पाकिस्तान को देखें तो मोटरवे बनने से पहले पाकिस्तान के अंदर जो गाड़ियाँ चलती थीं, तो आप सबको याद होगा किस तरह की थी। उस गाड़ी में अगर आपने कराची से हैदराबाद जाना होता था तो बंदा कहता था मैं किस अजाब में फंस गया। मोटरवे बनी पाकिस्तान के अंदर, कोरियन कंपनी डाइवो ने अपनी सर्विसेज स्टार्ट की, या डाइवो बनी तो डाइवो ने मार्केट के अंदर एक पहला यानी कि यूनिक फर्स्ट मूवर एडवांटेज लिया और बेहतरीन नई बसें, डाइवो कंपनी की कोरियन बसें इंट्रोड्यूस करवाई। अब जब डाइवो ने अपनी कोरियन बसें इंट्रोड्यूस करवा दी पाकिस्तान के अंदर,
तो बाकी जितने भी ट्रांसपोर्टर थे उन सब के लिए ये चीज़ फिजिबल नहीं थी कि वो वही पुरानी खटारा बसें चलाएं। तो उससे क्या हुआ, एक रेवोल्यूशन आ गया आपकी ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर। ठीक है, तो इनोवेशन इन इकॉनमी, इकॉनमी के अंदर इनोवेटिव आइडियाज़ आते हैं, रेवोल्यूशंस आते हैं। ठीक है, अभी आप देख लें, अभी आपको वो खटारा बसें जो है ये इंटीरियर हमारे के एरिया में, या हमारा साउथ पंजाब है वहाँ पे, या वो आज़ाद कश्मीर के आगे जो केल और उस तरह के एरियाज़ है वहाँ पे नज़र आएंगी। बलूचिस्तान में चले जाओ तो वहाँ पर, तो वहाँ भी नज़र आती हैं। तो समहाउ लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ, भाई पेट्रो डॉलर का कॉन्सेप्ट आपको पता है। डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी है, आपके पास रिज़र्व होंगे तो आप सस्टेनेबल आपकी ग्रोथ रहेगी, नहीं होंगे तो आपको पता ही है क्या होगा। रिड्यूसेस द ट्रेड एंड टैरिफ्स, जब आप लेन देन करते हैं प्रॉपरली तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, आपके टैरिफ्स जो हैं, जैसे आपको जीएसपी प्लस स्टेटस मिला हुआ है यूरोपियन यूनियन की तरफ से, तो आप अपनी गारमेंट गुड्स बाहर भेज रहे हैं तो उस पर आपको टैरिफ रिलीफ मिला हुआ है। चीप लेबर एंड लो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, अब ये देखें, दिस इज़ अ क्लासिकल एग्जांपल। चाइना की एग्जांपल ले लें, इंडिया की एग्जांपल ले लें। इंडिया में क्या है, चीप लेबर है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लो है। बल्कि बांग्लादेश चलते हैं, और हम किसी जगह क्यों जाएँ। बांग्लादेश के अंदर चीप लेबर है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लो है। तो आप देखिए, आपके जितने बड़े गारमेंट जाइंट्स थे वो सारे क्या किया, उन्होंने पाकिस्तान से पैकअप किया और बांग्लादेश में चले गए। ठीक है, चैन वालों को देख लें, एक दो और पार्टीज़ हैं। अचीवमेंट ऑफ इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, जब आप लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो क्या होता है, आपकी पर यूनिट कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो जाती है। तो क्या हो गया, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल आपने वो कर लिया। प्रोडक्शन लेवल इंक्रीज, 5 और 6 सेम ही है। डिमांड इंक्रीजेज, जब सप्लाई साइड इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी। सिंपली जब लोगों को एक चीज़ मिल रही है इजीली तो वो किसी और जगह क्यों जाएंगे। पीपल लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीजेस, दुनिया के अंदर अगर, बल्कि पाकिस्तान की एग्जांपल ही लें, अगर इंपोर्ट ना हो तो आपके पास अच्छा एसी ना हो, अच्छा हीटर ना हो, अच्छी फ्रिज ना हो, कुछ भी ना हो, लाइफस्टाइल कैसे है। गाड़ियाँ देख लें आप, अभी तक जापानीज़ कोई पाकिस्तानी गाड़ी नहीं है आपके पास। यूनाइटेड ब्रेवो वो लोग बड़ा क्लेम करते हैं चाइना की गाड़ियाँ असम्बल करके कि ये पाकिस्तानी, मेड इन पाकिस्तान है। तो बाकी सुजुकी कौन सा भाई, ये जो सुजुकी मेहरान बेच रहा है ये कौन सा मेड इन थाईलैंड है, ये भी तो मेड इन पाकिस्तान है, पाकिस्तान में बन रही है, इंजन ही बाहर से आता है, बाकी सामान तो इधर ही बन रहा है। रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन योर लोकल मार्केट, ये गलत बात है। लोकल मार्केट के ऊपर आपकी डिपेंडेंस ख़त्म करता है, लेकिन इससे क्या होता है, आपका एसएमई सेक्टर बड़ा हर्ट होता है। पाकिस्तान में क्या हुआ, अलमिया देखें कि एक चीज़ की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा है, और चाइना से अगर आप यहाँ पे सामान मंगवा के सेल करें तो वो उसके अंदर आपको ज़्यादा प्रॉफिट है। तो हमारा क्या हुआ, एसएमई सेक्टर ही ख़त्म हो गया। थोड़ा सारा है, कॉटन इंडस्ट्री ख़त्म, एसएमई सेक्टर ख़त्म। हमने अपनी इकोनॉमी के अंदर क्या किया, सारे ट्रेडर भर लिए, वो चाइना से सामान मंगवाते हैं, पाकिस्तान में सेल करते हैं। सुई से लेकर जहाज़ तक हर चीज़ चाइना से मंगवा रहे हैं, दुनिया से मंगवा रहे हैं, यहाँ पे ला के पैकिंग करते हैं, सेल करते हैं। पैम्पर सारा चाइना से आता है, यहाँ पे मुख्तलिफ़ कलर में पैक होता है और मार्केट के अंदर फ्लोट, चलो जी डाल लें, आगे पीछे से यहीं पाकिस्तान के अंदर पैक किया, आगे ख़त्म। बाइक्स सड़क पे देख लें, आपको सारे बाइक्स तकरीबन चाइना के नज़र आते हैं। क्या हो रहा है, चाइना से स्पेयर पार्ट आ रहा है, यहाँ असम्बली हो रही है मार्केट में, आगे चलो जी। वो लोग कहते हैं भाई हम लोग क्यों हेडेक लें, जी इंडस्ट्री लगाएं, इन्वेस्टमेंट करें, जगह ख़रीदें, ये करें वो करें। आपने कोई भी काम करना है, इवन कि आपने, मैं तो बताता हूँ, ये आपने बाइक की फैक्ट्री लगानी है तो आपके पास एक 150 गज़ का प्लॉट है तो उस पर बाइक की फैक्ट्री लगा लें। आगे आओ जी, इंक्रीज चांसेस ऑफ सक्सेस, खुद लोकल प्रोडक्शन नहीं करेंगे तो चांसेस ऑफ सक्सेस कहाँ से आएंगे, कभी सोचा आप लोगों ने। इंक्रीज्ड एफिशिएंसी, हाँ एफिशिएंसी हो जाती है क्योंकि आपकी ट्रांजैक्शनल एफिशिएंसी आ सकती है इसके अंदर। इकोनॉमिक एडवांटेज आपका ये है कि भाई आपकी जो ओवरऑल कंजम्पशन है वो इंक्रीज़ हो जाती है, बेशक डिपेंडेंस दूसरों की चीज़ों पे ही हो। तो ये हमारे जैसे जो तरक्की पजीर ममालिक हैं उन लोगों के लिए ये बात ठीक नहीं है। बाकी अगर आप कनाडा में बैठे हैं, यूएसए में बैठे हैं, यूके में बैठे हैं, यूरोप में बैठे हैं, किसी और इस तरह के मुल्क में बैठे हैं, सऊदीया में बैठे हैं, यूएई में बैठे हैं, तो आपके लिए इकोनॉमिक एडवांटेज है। आप अच्छी चीज़ें यूज़ करते हैं, अपना तेल सेल करके डॉलर आप कमा रहे हैं, उन डॉलर को खर्च करके आप लोग अपना लाइफस्टाइल बेहतर बना लें। लेकिन पाकिस्तान में क्या, यहाँ पे हमेशा से ही डॉलर जो है वो हर दूसरे साल नहीं तो तीसरे साल डॉलर कहीं ना कहीं से लेने जाना पड़ता है कि प्लीज़ थोड़े डॉलर दे दें। हमारे लिए ये चीज़ बिल्कुल इकोनॉमिक एडवांटेज नहीं है। कॉन्सेप्ट ऑफ बायर, बायर का तो आपको पता ही है, वो बंदा जो बायर सामान मेरा ख़रीद रहा है, ठीक है, वो बायर है।
इंपोर्टर स्लैश बायर ऑब्जेक्टिव चैलेंजेस रिस्क इन इंटरनेशनल ट्रेड। कोई भी काम करेंगे तो उसके अंदर कुछ ना कुछ रिस्क तो होगा। कोई भी काम करेंगे तो कुछ ना कुछ रिस्क तो होगा। फॉर एग्जांपल मोटे मोटे क्या रिस्क हो सकते हैं जी? इकोनॉमिक सेंस ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ एंड अनवर्टिलिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट इन अ लोकल मार्केट। कोई एक चीज़ जो किसी जगह नायाब हो जाए तो बाहर से वो आ जाती है। इंटरमीडियरीज कम हैं, ओवरहेड जिसके अंदर कम है। मैंने आपको बाइक प्रोडक्शन बता दिया कि भाई 150 गज का प्लॉट है, उसके ऊपर आप चादर की छत डालें और बेहतरीन तरीके से अपनी बाइक की फैक्ट्री लगाएं। ठीक है, आप देखते हैं ना हर रोज़ नया बाइक, अपना बाइक, तुम्हारा बाइक, उसके बाद फलाना बाइक। कंट्रोल ओवर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग आपने करनी ही नहीं, आप तो भाईजान बाहर से सामान मंगवा रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं। ये चीज़ें जो हैं, ये इसके अंदर मोटे मोटे जो रिस्क हैं वो ये है। एक पॉलिटिकल रिस्क है, क्रेडिट रिस्क है, डिफ़ॉल्ट का रिस्क है। ठीक है, उसके बाद भाई यही रिस्क हैं। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की वजह से कोई काम हो सकता है ख़राब। क्रेडिट रिस्क, एक पार्टी पैसे ही ना दे। ठीक है, क्योंकि देखें ना फ्रॉड तो हर जगह होते हैं, पैसे ही नहीं देने मैंने, बाद में है जो होगा देख लेंगे। ठीक है, करेंसी रिस्क, पाकिस्तान के अंदर तो सबसे बड़ा करेंसी रिस्क आजकल यह डी वैल्यू हो रहा है रुपया हर रोज़। तो इम्पोर्टर के लिए इम्पोर्ट महंगी होती जा रही है। अब कहते हैं जी रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटजीज़ क्या होंगी। पहली तो रिस्क मिटिगेशन ये है कि भाई आपने जहाज़ को डूबने के लिए इंश्योरेंस करवा ली कि सामान मैं भेज रहा हूँ तो मैंने इंश्योरेंस करा ली। ठीक है, अगर नया सेलर है, नया यानी कि आपका बायर है, आप पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो एलसी की तरफ चले जाएँ। कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन क्या होगा उससे भाई आपका एक वो है कि बैंक आपको अनकंडीशनल अंडरटेकिंग दे रहा है कि मैं भाई आपको पैसे दूंगा इन एनी केस। ठीक है, अगर डॉक्यूमेंट्स इन ऑर्डर हैं तो। उसके बाद ये यहाँ पे एक टर्म यूज़ कर रहा है, एग्री ऑन मोर सिक्योर्ड मेथड ऑफ पेमेंट सच एज एलसी आर ओपन अकाउंट। ओपन अकाउंट कहाँ से सिक्योर है? ओपन अकाउंट बिल्कुल सिक्योर नहीं है। ओपन अकाउंट कहाँ से सिक्योर हो गया? ओपन अकाउंट में तो पार्टी टू पार्टी डायरेक्ट आपके डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, पार्टी वो डॉक्यूमेंट ले जाके अपना सामान छुड़वा लेती है। उसके बाद साल, 1.5 साल, 2 साल बाद जब वो जागे कि ओहो मैंने तो फलानी पार्टी के पैसे देने हैं, वो पैसे दे देता है। बाय एंड सेल इन सेम करेंसी, हाँ तो डॉलर में ही भाई बाय एंड सेल कर रहे हैं। इफ फाइनेंसिस इज नीडेड एंटर इन अ फिक्स्ड रेट इंटरेस्ट लोन और इंटरेस्ट रेट स्वैप एग्रीमेंट्स टू। ये भी बिल्कुल ऐसे ही उसने भाई ने बात लिखी हुई है। फाइनेंसिंग नीड है, बैंक के पास जाए और जो भी फाइनेंसिंग बैंक आपको देता है वो ले ले चुप करके। एक्सपोर्टर के क्या रिस्क हैं जो पाकिस्तान से बाहर भेज रहा है? पॉलिटिकल रिस्क, सॉवरन रिस्क, पता लगे बाहर आप श्रीलंका सामान भेजा था उनके पास, वो डिफ़ॉल्ट कर गए। इकोनॉमिकल रिस्क, आपने इधर से कुछ चीज़ भेजी है बाहर जाते तक को अनफेवरेबल वहाँ पे वो लग गया, दुनिया पाबंदी लग गई। कोविड के दिनों में क्या होता रहा है, कोई भी चीज़ जाती थी जी कोविड फ्री सर्टिफिकेट लेके आए, लोगों का सामान पोर्टों पर रुल गया। इंटरेस्ट रेट रिस्क, पाकिस्तान के अंदर 300 बेसिस पॉइंट रिस्क वो बढ़ा दिया, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, तो क्या हुआ आपकी ओवरऑल फाइनेंस महंगी होगी, सामान की कॉस्ट बढ़ गई। ठीक है, ट्रांजिट रिस्क, रास्ते में आपका जहाज़ उल्ट गया, कुछ भी हो गया। लैंग्वेज डिफरेंसेस एंड अंडरस्टैंडिंग, ये कोई रिस्क नहीं है आजकल, गूगल ट्रांसलेटर ने आपके सारे ये वाले रिस्क जो हैं दूर कर दिए हैं। कमर्शियल टर्म्स ऑफ ट्रेड, ट्रेड के अंदर कुछ इनको टर्म्स यूज़ होती हैं। ठीक है, उन इनको टर्म्स का मतलब ये है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स की जाए कि बायर की कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि एक्सपोर्टर की क्या है, इंपोर्टर की क्या है, बैंक की क्या है, सब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फिक्स करने के लिए इनको टर्म्स जो है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने वो इंट्रोड्यूस करवाई। डीएपी डॉक्यूमेंट, इसमें क्या है जी, कॉस्ट रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिलीवरिंग द गुड्स। ये किसके ऊपर है? ये भाई सेलर के ऊपर है। हु क्लियर्स द एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट? सेलर। Description, seller is responsible to deliver the goods at the name place of destination। DAP replaces DAF and DDU। ठीक है, DAT delivered at terminal, seller same। DDP ये ऊपर हम लोगों ने देख लिए।
सेलर क्लियर द एक्सपोर्ट प्लस इंपोर्ट प्लस टैक्सेस, सारा कुछ उसके ज़ुम्मे। एक्स वर्क, बायर के ज़ुम्मे, मेरी फैक्ट्री से आके सामान ले जाओ। FCA, इसमें भी रिस्क सारा सेलर का। सेलर क्लियर द एक्सपोर्ट, सेलर हैंड ओवर द गुड्स टू द कैरियर और द नेम्ड पर्सन ऑफ द बारियर। FAS, बायर बियर द कॉस्ट रिस्क। FOB, जहाज़ पे रखवा दूंगा, आगे तुम्हारी मर्जी। CFR, कॉस्ट एंड फ्रेट, जहाज़ पे रखवा दूंगा, ठीक है, कॉस्ट भी पे कर दूंगा, आगे तुमने खुद क्लियर करानी है। CIF, कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट। इसमें सेलर पेज द कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। ये देख लीजिएगा, इसमें से भी ना काफ़ी ज़्यादा वो आते हैं, क्या कहते हैं, MCQs। ये जो इनको टर्म्स है, इसके ऊपर 2-3 MCQs आपको लाजमी पड़ जाएंगे, ठीक है। CPT, seller pays the carriage cost but the risk of damage and any cost incurred during the transit is transferred to the buyer. CIP, seller pays cost and insurance but risk is of the buyer. ये इसमें से ये any mode of transfer है, और sea and inland water, इसके लिए क्या है, CIF, CFR, FOB और FAS, ठीक है। फ्री अलॉन्ग साइड शिप, शिप के बाहर रख दूंगा, रखवा खुद लेना। फ्री ऑन बोर्ड, यानी कि जहाज़ पे रखवा दूंगा। CFR, कॉस्ट एंड फ्रेट, ठीक है। CIF, कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट। ये चार चीज़ें आपकी जहाज़ के ऊपर, जब आपने कोई सामान इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर, जब आप जहाज़ के थ्रू कोई सामान वाटरवेज के थ्रू आ रहा है, तो ये चार चीज़ें FAS, FOB, CFR, CIF आपकी एप्लीकेबल है। बाकी ये चीज़ें जो हैं, ये एनी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए आप कर सकते हैं। Parties involved in typical trade transaction in LC: एप्लीकेंट, बायर, जो बंदा सामान खरीद रहा है, ठीक है। LC, पाकिस्तान में एक आदमी है, उसका नाम है, कोई भी फर्जी नाम रख लें, MS फराज एंड सन्स, ठीक है जी। मैसेज फराज एंड सन्स जो है, वो एक चाइना से सामान मंगवाना चाहते हैं, तो वो LC इस्टेब्लिश कराएंगे। बेनिफिशरी, ठीक है जी, ची चोंग LLC, उसके लिए जनाब ये उसकी फेवर के अंदर ये LC ओपन होगी। बैंक्स, इसके अंदर पॉसिबल अप टू 5 एडवाइजिंग बैंक जब कोई हो, उसके बाद पेइंग बैंक कोई हो, इस तरह के बैंक जब डिफरेंट हो, तो बैंक वो है जो आपकी LC को इधर से बाहर वाले मुल्क को बताता है कि भाई ये पार्टी जो है, इसकी फेवर के अंदर LC इस्टेब्लिश कर रहे हैं हम लोग, अनकंडीशनल अंडरटेकिंग दे रहे हैं, जो कि आपको पैसे देंगे। प्रोफेशनल कंपनीज प्रोवाइडिंग पैकेजिंग, ये तो लोग खुद ही कर लेते हैं। ट्रांसपोर्टर, ठीक है जी, सियालकोट से मैंने सामान भेजना, तो पहले ट्रक वाला ट्रांसपोर्टर, बाद में शिप वाला ट्रांसपोर्टर। शिप ऑनर, जिसका शिप है। इन केस ऑफ चार्टर पार्टी, जब मैं पूरा जहाज़ चार्टर करके उसके ऊपर पाकिस्तान से बाहर कुछ चीज़ भेजता हूँ, फॉर एग्जांपल बल्क कैरियर में अगर आप देख लें, तो पाकिस्तान से बाहर क्या जाता है, पाकिस्तान से बाहर आपका सीमेंट अभी गया USA, ठीक है, निशात ग्रुप ने, ये DG सीमेंट वालों ने भेजा है, ठीक है। तो उन्होंने चार्टर ही किया होगा, मुझे ऐसा लगता है, अब पता नहीं किया नहीं किया, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन चार्टर बल्क कैरियर, जब आपने कोई सामान बल्क में भेजना हो, फॉर एग्जांपल कल को हमारा कोयला पाकिस्तान का दुनिया में बिकने लग जाए, तो हम क्या करेंगे, एक रेलवे लाइन बिछा लेंगे थर से लेके कराची तक, वहाँ से हमारा कोयला आएगा, एक जहाज़ चार्टर किया, उसके ऊपर कोयला लोड किया और दुनिया में जिसको चाहिए उसको भेज दिया। बल्क कैरियर चार्टर कर लिया, ठीक है जी। उसके बाद शिप मास्टर और क्रू, जहाज़ का अमला, चार्टरर, जिसने जहाज़ चार्टर किया है, कस्टम क्लियरिंग एजेंट्स, फ्रेट फॉरवर्डर्स, इंश्योरर, पोर्ट अथॉरिटी ऑन ईदर साइड, कस्टम कराची पोर्ट ट्रस्ट, इंडेंटर, कस्टम अप्रेजल अफसर। आप सबको पता होगा, जो इम्पोर्टर एक्सपोर्टर उनको ज़्यादा पता होगा कि कस्टम अप्रेजल अफसर भी होते हैं, ठीक है जी। एम्बेसीज एंड चैम्बर्स, हर आपके एक ट्रेड काउंसलर होता है, हर एम्बेसी का, पाकिस्तान के अंदर जो एम्बेसीज हैं उनके भी ट्रेड काउंसलर होते हैं। पाकिस्तान से की जो एम्बेसीज आउट ऑफ कंट्री हैं, उनके अंदर भी इम्पोर्ट यानी कि ट्रेड काउंसलर्स होते हैं, जो कि पाकिस्तान की ट्रेड को इन्हेंसमेंट के लिए कुछ इकदाम करते हैं। मेथड ऑफ पेमेंट, एडवांस पेमेंट, LC, कलेक्शन, ओपन अकाउंट, कंसाइनमेंट। एडवांस पेमेंट, मेरा एक पार्टी के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक वास्ता चल रहा है, मैंने उसको बताया भाई पैसे भेज दो, सामान जो तुम कहते हो वो वाला मैं तुम्हें बना के भेज दूँगा, ठीक है। अगर पाकिस्तान में आप सिट्रस को देखें, तो सिट्रस में 100% की एडवांस पेमेंट है। वो मुझे पैसे पहले भेज देता है, लेकिन ये उस सिनेरियो में होता है जब
कोई नई पार्टी हो या आपके उसके साथ ताल्लुकात पुराने चल रहे हो। लेटर ऑफ क्रेडिट, एलसी एडवाइस करा ली बैंक के थ्रू। मैं हूँ एमएस फ्राज प्राइवेट लिमिटेड और बायर था ची चोंग एलएलसी। हम दोनों ने आपस के अंदर कोई सामान का लेन देन करना है, तो मैं इंपोर्टर हूँ, तो मैं ची चोंग की फेवर के अंदर पाकिस्तान से एक एलसी इस्टेब्लिश करवा के उसका जो भी बैंक है, फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ चाइना शंघाई ब्रांच, उसको मैं एडवाइस करा दूंगा। वो आगे उसको बता देगी कि भाई आपकी एलसी इस्टेब्लिश होगी, सामान भेज दें। डिफरेंस बिटवीन लेटर ऑफ क्रेडिट एंड बैंक गारंटी। बैंक गारंटी जो है, एलसी जो है ये एक अंडरटेकिंग है बैंक की तरफ से कि अगर डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ओके हैं, ठीक है, तो मैं आपको पैसे दूंगा। BG, a bank guarantee is a guarantee given by the bank to the beneficiary on behalf of applicant to effect payment if the applicant defaults in the payment. Guarantee जो है, it is a guarantee by bank for payment in case of default. अब इसको थोड़ा समझना चाहिए हमें कि BG और LC के अंदर फ़र्क जो बेसिक ये है कि BG LC के अंदर मैं एक ट्रेड ट्रांजैक्शन कर रहा हूँ, BG ट्रेड ट्रांजैक्शन के अलावा भी हो सकती है, ठीक है। LC स्पेसिफिकली फॉर ट्रेड ट्रांजैक्शन और BG अदर देन ट्रेड ट्रांजैक्शंस को भी कवर करती है, ठीक है। पार्टीज इन्वॉल्व इन डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, ये तो हमने पहले पढ़ ली है। एप्लीकेंट है, बेनिफिशरी है, इशूइंग बैंक है, एडवाइजिंग बैंक है, कंफर्मिंग बैंक। जैसे श्रीलंका, तो भाई श्रीलंका की LC आजकल कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो श्रीलंका को कंफर्मेशन ऐड करानी पड़ती है किसी भी और बैंक से। ये कंफर्मिंग बैंक जो है, इसको मैं थोड़ा सारा एलेबोरेट करता हूँ क्योंकि इसके बारे में भी आपको एक आधा ऐसी केस आ सकता है। इसलिए इसको हम लोग थोड़ा सारा ज़्यादा इन डेप्थ वो कर लेते हैं स्टडी। कंफर्मिंग बैंक आपको बता रहा था मैं। कंफर्मिंग बैंक एक ऐसा बैंक है जो कि LC इशूइंग बैंक का रिस्क अपने ज़िम्मे ले रहा है अगेंस्ट सम पेमेंट। कि अगर फॉर एग्जांपल एक XYZ बैंक है, पाकिस्तानी बैंक, ठीक है, तो उसकी LC के अंदर कंफर्मेशन ऐड कर देता है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई भी पाकिस्तानी बैंक अगर पेमेंट नहीं करेगा तो मैं पेमेंट करूँगा इसके बिहाफ के ऊपर। कैसे, एग्जांपल ले लेते हैं, डमी बैंक्स के नाम लेता हूँ, ऐसे कोई भाई नाराज़ ना हो जाए। एक पाकिस्तानी बैंक है, बल्कि श्रीलंका की एग्जांपल लेते हैं ना, आजकल तो श्रीलंका के हालात ऐसे हुए हुए हैं। वैसे तो मोडीज़ ने हमें भी नेगेटिव कर दिया, तो हम लोग श्रीलंका का एक बैंक है, फॉर एग्जांपल श्रीलंका नेशनल बैंक। उसने एक LC एडवाइस की, बायर वेज इस्टेब्लिश की चाइनीज़ किसी सेलर के नाम पे, बैंक ऑफ चाइना शंघाई ब्रांच। तो शंघाई ब्रांच जो बैंक ऑफ चाइना की थी, उसने कहा भाई आपका सामान, आपकी LC मैं नहीं एक्सेप्ट करता हूँ, आप इसके अंदर कंफर्मेशन ऐड कर दें क्योंकि आप लोग ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं या आप लोग डिफ़ॉल्ट करने वाले हैं, तो सॉरी। वो क्या करेगा, मशहूर ज़माना दुबई जाएगा, मशरिक बैंक को एक रिक्वेस्ट करेगा, मशरिक बैंक प्लीज़ ऐड योर कंफर्मेशन इन माई LC सो दैट आई कैन इम्पोर्ट द गुड्स फ्रॉम चाइना। मशरिक बैंक डिपेंडिंग अपॉन द रिस्क ऑफ द कंट्री उसके अंदर अपनी कंफर्मेशन ऐड करेगा, ठीक है। आफ्टर कंफर्मेशन, एडिशन ऑफ कंफर्मेशन बाय अ थर्ड बैंक, बाय एन XYZ बैंक ऑफ अनदर कंट्री, ठीक है, चाइनीज सेलर विल एक्सपोर्ट द गुड्स टू श्रीलंकन बायर। नेगोशिएटिंग बैंक जिसने आपके LC का कागज़ ख़रीद लिया आपसे। रीइंबर्सिंग बैंक जो पैसे दे रहा है। सेकंड बेनिफिशरी, एक बेनिफिशरी ने आगे अपने दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र कर दिया LC। कैरियर जो बंदा यहाँ से आपका सामान लेके जा रहा है। मस्ट लाइन। इंश्योरर यूनाइटेड इंश्योरेंस जिसने आपका रिस्क कवर किया हुआ है। प्रोसेस, ये प्रोसेस देख लें, बिल्कुल आपको A to Z इस प्रोसेस से समझ आ जाएगा। एक्सपोर्टर है, इम्पोर्टर है, इन दोनों ने आपस में एक एग्रीमेंट साइन किया, ठीक है, स्टेप 1। स्टेप 2 क्या है, इम्पोर्टर क्या अप्लाइज फॉर एन LC,
उसने जाके अपने बैंक के पास जाके एक एलसी के लिए एप्लीकेशन भरी कि ये मेरी एलसी खोल दें। इशूइंग बैंक ने क्या किया, इशू किया लेटर ऑफ क्रेडिट एडवाइजिंग बैंक के नाम कि भाईजान ये मैं MS फ्राज एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम के ऊपर ये एक एलसी खोल रहा हूँ, आप काइंडली एक्सपोर्टर को बता दें। ठीक है जी, उसने क्या किया, एक्सपोर्टर को बता दिया, वेरीफाई द एलसी एंड फॉरवर्ड इट टू एक्सपोर्टर। वेरीफाई किया कि वाकई ही दिस इज़ अथेंटिक, स्विफ्ट का मैसेज आया, दिस इज़ अथेंटिकेटेड। ठीक है, उसके बाद उसने जाके एक्सपोर्टर को बता दिया। अब एक्सपोर्टर भाई क्या करेंगे, गुड्स शिप करेंगे इंपोर्टर को। 5 नंबर स्टेप। 6 नंबर स्टेप के ऊपर डॉक्यूमेंट्स आर प्रोवाइडेड टू द एडवाइजिंग बैंक। एडवाइजिंग बैंक को देगा कि ये डॉक्यूमेंट्स हैं, आप ये अपने जो इशूइंग बैंक था उसको दे दें। ये 7 नंबर पॉइंट के ऊपर डॉक्यूमेंट्स आर फॉरवर्डेड टू इशूइंग बैंक। इशूइंग बैंक इसको वो करता है, क्या कहते हैं, वेरीफाई करता है। अगर इसके अंदर कोई इशू है तो 5 दिन, आई गेस 5 डेज़ हैं, क्योंकि मुख्तलिफ ये जो CPU ट्रेड फैक्ट्रीज बनाई हुई हैं बैंकों ने, वहाँ पर उन्हें कुछ लोग यानी कि डिप्यूट किए हुए हैं जो कि उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर गलती ढूंढते हैं। उनका काम ही है कि हमने गलती ढूंढनी है। ठीक है, गलती है तो ठीक है, आप बैंक को बता देंगे कि देयर इज़ एन इशू या डिस्क्रिपेंसी है इस डॉक्यूमेंट के अंदर। अगर डिस्क्रिपेंसी नहीं है तो आप इंपोर्टर को देंगे। ठीक है, और इंपोर्टर को देने से पहले आप इंपोर्टर से पैसे लेंगे। एलसी के पीछे हमेशा सिक्योर लाइन होगी, कैश मार्जिन होगा, कुछ भी होगा। ठीक है, पैसे लेके ही एलसी खोलते हैं नए बायर की। पुरानों के लिए तो हम लोग 100 पीछे हीला बहाना करके इधर लाइन दे रहे हैं, ये लिमिट कर रहे हैं, वो लिमिट कर रहे हैं। ठीक है, कुशन क्रिएट कर रहे हैं, स्ट्रेस आई है तो ये इधर से नया सामान, इधर से नया सामान ऐड उड़ कर के तो हम लोग उसकी एलसी खोल देते हैं। उसके बाद हमने उसको दे दिया, डॉक्यूमेंट्स दे दिए। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स देने के बाद हमने DAP क्या उसको कहते हैं, PAD, पेमेंट अगेंस्ट डॉक्यूमेंट्स, हमने उसको भाई को डॉक्यूमेंट दिए, उसने हमें पेमेंट की, हमने ये पेमेंट स्टेप 7, 8, 9 स्टेप इसके अंदर आप ऐड कर लें। इशूइंग बैंक ने ये पेमेंट कर दी एडवाइजिंग बैंक को, एडवाइजिंग बैंक ने ये पेमेंट आगे आगे एक्सपोर्टर को कर दी। ठीक है जी, समझ आ गई? अगर किसी को ये समझ नहीं आई तो कमेंट में मुझे लाजमी बताना है, मैं इस पिक्चर को आपको दोबारा एक बार समझा दूंगा। ये क्रक्स है पूरी इंटरनेशनल ट्रेड का जो कि एलसी के ऊपर हो रही है। ये क्रक्स है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये क्रक्स है। और ये जो 5-7 इसके अंदर पार्टीज़ लिखी हुई हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 नंबर जो मैंने इसके अंदर ऐड करवाया, ये आप लोगों ने लाजमी याद रखना है। ठीक है, ये इसके अंदर से 1-2 MCQs लाजमी आपके पास आएंगे। ठीक है जी। टाइप्स ऑफ एलसी, स्टैंडर्ड एलसी, डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, कमर्शियल एलसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, अगर एक्सपोर्ट किया तो एक्सपोर्ट की होगी, इंपोर्ट किया तो इंपोर्ट की होगी। ट्रांसफरेबल एलसी, जो एलसी आगे मैं ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफरेबल एलसी। अनट्रांसफरेबल एलसी, जिसको मैं थर्ड पार्टी को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, दैट इज़ अनट्रांसफरेबल एलसी। रिवोकेबल एलसी, वैसे होती नहीं है लेकिन शायद होती हो दुनिया में कहीं, वो एलसी जिसमें बाद में मैं मुकर सकता हूँ कि भाई मैंने कोई पेमेंट नहीं करनी। ठीक है जी, दैट इज़ रिवोकेबल एलसी। इररिवोकेबल एलसी, एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग बाय द इशूइंग बैंक दैट आई विल पे अपॉन प्रेजेंटेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, दैट इज़ आर इररिवोकेबल एलसी। कन्फर्म्ड एलसी, जिसके अंदर मशरक बैंक ने अपनी कन्फर्मेशन ऐड की थी, दैट इज़ अ कन्फर्म्ड एलसी। अनकन्फर्म्ड एलसी, नॉर्मल एलसी जिसमें कन्फर्मेशन नहीं है। स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट, SBLC, लेटर ऑफ क्रेडिट that shows the payment by a buyer bank. If the buyer does not pay, the seller proves that the promised payment was not made after fulfilling all the terms under SBLC. अब SBLC का मैं आपको एक बड़ी प्यारी सी बात बताता हूँ। SBLC ये USA के अंदर मोस्टली जो उसकी स्टेट्स हैं उसके अंदर BG को एक्सेप्ट नहीं करते, तो उसकी जगह पे वो क्या करते हैं, BG की जगह पे SBLC ओपन करवा लेते हैं। तो SBLC इज़ एज गुड एज अ गारंटी। रिवॉल्विंग LC, मैंने $1000 की LC खोली, ये नीचे लिखा भी है सारा, $1000 की मैंने LC खोली, मैं इसमें भेजा, मेरी दोबारा 1000 की होगी। ठीक है, फिर सामान भेजा, फिर 1000 की पीछे, फिर सामान भेजा, फिर 1000 की पीछे। ये वो LC है जिसके अंदर लिमिट आपकी रिवाइज होती रहती है। लिमिट यानी कि जो ही आपने सामान भेजा, एक ट्रांजेक्शन की लेग कंप्लीट, तो आपकी LC 1000 की दोबारा बन गई। ठीक है, दिस इज रिवॉल्विंग LC। क्या है, व्हेन अ सिंगल LC इज इशूड फॉर कवरिंग मल्टीपल ट्रांजेक्शन इंस्टेड ऑफ इशूइंग सेपरेट LCs फॉर ईच ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड रिवॉल्विंग LC। ये उन लोगों के दरमियान में है, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर एक पाक सुजुकी है, तो ये जापानीज़ से सामान इसने मंगवाना ही होता है, तो ये रिवॉल्विंग LC ओपन कर सकते हैं। हो सकता कर सकते हो, मुझे नहीं पता करते हैं कि नहीं करते। टाइम बेस्ड रिवॉल्विंग LC साल के लिए। ठीक है जी। वैल्यू बेस्ड रिवॉल्विंग LC 1000 के लिए। बैक टू बैक LC, बैक टू बैक LC, हाँ जी।
इसके ऊपर भी आपको एक MCQs लाजमी आएगा। MCQs ना आया तो एक शॉर्ट क्वेश्चन तो लाजमी आ जाएगा। अब बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है, मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, दुबई की मैंने एक पार्टी है, उसको मैंने कोई चीज़ भेजनी है, ठीक है, दुबई की पार्टी मेरी फेवर में एक LC ओपन कराएगी, मैं उस LC की स्ट्रेंथ के ऊपर चाइना का जो यानी कि सप्लायर है उसके नाम के LC ओपन करवा दूंगा, ठीक है। सप्लायर साहब डायरेक्टली सामान UAE की पार्टी को भेज देंगे, ठीक है, और दरमियान में मेरा अपना जो मार्जिन है वो मुझे मिल जाएगा। दैट इज़ कॉल्ड बैक टू बैक लेटर ऑफ क्रेडिट, ठीक है। रेड क्लास LC लेटर ऑफ क्रेडिट ये पाकिस्तान में अलाउ नहीं है। लेटर ऑफ क्रेडिट दैट पर्टिकुलरली पेज द बेनिफिशियरी बिफोर गुड्स आर शिप्ड और द सर्विसेज आर परफॉर्म, पाकिस्तान के अंदर ये अलाउ नहीं है, इसलिए इसको पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि हमसे पर्टेन ही नहीं करती, पाकिस्तान में अलाउ नहीं है। ग्रीन लाइन LC दैट पेज एडवांस टू द सैलरी जस्ट नॉट अगेंस्ट द रिटर्न अंडरटेकिंग एंड अ रसीट बट आल्सो प्रूफ ऑफ वेयर हाउसिंग द गुड्स, ठीक है। ये एडवांस में पे करने के लिए पाकिस्तान में एडवांस पेमेंट के जो इम्पोर्ट की एडवांस पेमेंट 25,000 है, शायद आप लोग बेहतर जानते हैं 25,000 है शायद, आई गेस 25,000 है या 50,000 है, लिमिट है कि LC के अगेंस्ट एडवांस पेमेंट की इतनी कोई नहीं, LC के अगेंस्ट तो अनलिमिटेड है, वो वैसे एडवांस पेमेंट गुड्स की 50,000, LC के अगेंस्ट भाईजान अनलिमिटेड है, जितने दिल कर ले, कोई इशू नहीं। साइट LC डॉक्यूमेंट आएंगे मैं पैसे दे दूंगा, यूनास बाद में पैसे दूंगा, डेफर्ड पेमेंट एक सर्टन पीरियड के बाद पैसे दूंगा, डायरेक्ट पे LC a letter of credit where the issuing bank directly pays the beneficiary and then asks the buyer to repay the amount, the beneficiary may not interact with the buyer। अच्छा शायद होती हो दुनिया में, मुझे नहीं पता। डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड अंडर ट्रेड डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट, कमर्शियल इनवॉइस, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, ठीक है, कि ये गुड्स इजरायली ओरिजिन के नहीं हैं, ठीक है। हेल्थ सर्टिफिकेट कि ये गुड्स अच्छी हैं, उसके बाद इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट, लोड पोर्ट चार्जेस उधर जब वो चेक कर रहे होते हैं, ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स BL या और कोई भी, पैकिंग लिस्ट, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपकी डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट है जो कि LC के अंदर होती है। इसके अलावा भी 9 से ज़्यादा ये 10, 11, 12, 13, 14, 15 तक किसी भी जगह पर जा सकते हैं। अबाउट डॉक्यूमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स, फाइनेंस डॉक्यूमेंट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, ठीक है। अब प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज क्या बात है, ये देखेंगे। दिस इज़ बिल ऑफ एक्सचेंज, दिस इज़ प्रॉमिसरी नोट, ठीक है। प्रॉमिसरी नोट कौन पे करेगा, इसने पैसे देने हैं कि मैं एक अनकंडीशनल प्रॉमिस करता हूँ कि मैं फ़लानी डेट को पैसे दे दूँगा, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज जिसने सामान भेजा वो इशू करेगा, ठीक है, बायर वाली पार्टी उसको एक्सेप्ट करके इसको वापस दे देगी या बैंक को दे देगी, ठीक है। एक्सेप्टेड बिल ऑफ एक्सचेंज इसके अंदर होता है ट्रेड के अंदर। कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स, परफॉर्मा इनवाइस, कमर्शियल इनवाइस, कस्टम इनवाइस, ये वो सारा सामान कमर्शियल होगा। ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट्स, मास्टर बिल ऑफ लैडिंग, बिल ऑफ लैडिंग इसकी वेरिएशंस जो भी हैं, पोस्ट रिसीट, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसशिपमेंट परमिट, ट्रांसशिपमेंट बिल, फट और बाकी जो भी सामान है। उसके बाद ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, सर्टिफिकेट ऑफ इंस्पेक्शन, हेल्थ सर्टिफिकेट, GSP सर्टिफिकेट, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस आपको मिला हुआ है, पाकिस्तान को मिला हुआ है, SED, शिपर्स एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन, प्रोडक्ट टेस्टिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। प्रोडक्ट टेस्टिंग, दवाइयाँ शवाइयाँ अगर आपने को मंगाई हैं या मशीनरी मंगवाई है तो बाहर कोई ना कोई पार्टी आपके बिहाफ के ऊपर चीज़ों को टेस्ट करती है, ठीक है। टेस्ट करने के बाद आपको सामान पाकिस्तान के अंदर भेज दिया जाता है। कितना हो गया आज का, पेज 1 ऑफ 44। अच्छा ये पेज 1 पे अभी तक हम आ जाएं जी। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज, आपको मैंने बताया राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय मेकर, मेकर कौन है, एक्सपोर्टर, डायरेक्टिंग अ सर्टन पर्सन टू पे अ सर्टन सम ओनली टू द ऑर्डर ऑफ सर्टन पर्सन और टू द बेरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, व्हेन द ऑर्डर इज एक्सेप्टेड इन राइटिंग इट बिकम्स वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज। जब मैंने वो कहा था ना एक्सेप्टेड बिल ऑफ एक्सचेंज, दैट इज़ वैलिड बिल ऑफ एक्सचेंज। अगली पार्टी ने जब इसको साइन कर दिया, ठीक है, तो दैट बिकम्स क्या कहते हैं, वैलिड या एक्सेप्टेड बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। इंपोर्टर जब इसको साइन कर देता है कि हाँ जी मैं पे करूँगा, ठीक है, और साथ एक प्रॉमिसरी नोट दे देता है। अब बिल ऑफ एक्सचेंज एक और भी होता है, चेक का आपका बिल ऑफ एक्सचेंज है, जो कि उसके अंदर क्या होता है, मैं हूँ मेकर, पे ही कौन है, पे ही है कोई भी बंदा, MS फराज एंड कंपनी, मैं कहता हूँ जी भाईजान इसको दें, और किसके ऊपर इशू हुआ हुआ है, ये बैंक के ऊपर, ठीक है। ये वाला बिल ऑफ एक्सचेंज डायरेक्टली बाहर वाली पार्टी के ऊपर इशू होता है, ठीक है। और जो बैंक ये वाला है, क्या नाम है, चेक है, बैंक का जो चेक है
ये भी बिल ऑफ एक्सचेंज है, लेकिन ये बैंक के ऊपर ड्रा किया जाता है, ठीक है। मेकर बैंक के ऊपर ड्रा करता है कि आप पे कर दें MS फराज एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड को, ठीक है जी। ड्रा, ड्राई, पेई, एंड्रोसर, एंड्रोसी, एक्सेप्टर, बेरर, ड्रार, मेकर जिसने बनाया, एक्सपोर्टर साहब, ड्राई जिसके ऊपर बना, पेई जिसने पैसे देने हैं, ठीक है। एंड्रोसी इज अ पर्सन हु ट्रांसफर राइट्स ऑफ पेमेंट, ठीक है, जो कि पेमेंट करने के राइट्स किसी और को दे दे। एंड्रोसी जिसकी फेवर में ये एंड्रोस किया हो, ठीक है। एक्सेप्टर, बेरर इज अ पर्सन इन पोजेशन ऑफ द बेरर बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसके पास होगा वही है। टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, ट्रेड ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट, साइड ड्राफ्ट, टाइम ड्राफ्ट। ट्रेड ड्राफ्ट, ड्राफ्ट उसके पैसे, बैंक ड्राफ्ट बैंक ने इशू किया, साइड ड्राफ्ट देखते ही पैसे दोगे, टाइम ड्राफ्ट जो एक सर्टन पेमेंट टाइम के बाद दोगे। डिसऑनर ऑफ ड्राफ्ट या बिल ऑफ एक्सचेंज इन डॉक्यूमेंट्री कलेक्शन, आपको बताया था ना कलेक्शन के अंदर बिल ऑफ एक्सचेंज अगर भाई वो नई पार्टी पे कर दी तो आप TDRO के पास जाएंगे, बैंक का कोई लेन देन नहीं है, बैंक सिर्फ LC में लाइबल है, इसमें ये कलेक्शन में बैंक लाइबल नहीं है। कलेक्शन में तो बैंक के पास कागज़ आ गए, बैंक ने अगली पार्टी को दे दी, पार्टी पेमेंट करेगी तो बैंक बाहर पेमेंट कर देगा, ठीक है। A bill may be dishonored by a non-acceptance or non-payment, and if dry refuses to accept the bill when it is presented before him for acceptance, dishonor by non-acceptance, ठीक है। और अगर वो सामान भी ले ले, सब कुछ करे, लेकिन पेमेंट ना करे तो क्या होगा, ये डिसऑनर बाय नॉन पेमेंट, ठीक है। प्रॉमिसरी नोट, अब प्रॉमिसरी नोट को पढ़ लेते हैं। प्रॉमिसरी नोट जो है ये इंपोर्टर इशू करता है एक्सपोर्टर के फेवर में, इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल promise signed by maker to pay on demand or at a fixed determinable future time a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument. अब promissory note के अंदर it is a promissory note, parties इसके अंदर there are only two parties, the drawer and payee. Acceptance there is no acceptance requirement, ठीक है। liability the maker is primary liable, इंपोर्टर ने promissory note दिया तो इंपोर्टर जो है that he is liable, liability किसकी है, the maker is liable, number of sets, इट इज़ नेवर ड्रॉन इन सेट्स, ठीक है, ये एक ही सेट होता है, एक ही बिल है। प्रोटेस्टिंग इज़ नॉट नेसेसरी आफ्टर डिसऑनर, इसमें तो आप फिर बिल ऑफ एक्सचेंज में तो आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं कि भाई पैसे दे दो, ये करो वो करो। अब बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर ये जो है ना, ये वाला टेबल, इस टेबल को आपने रट्टा मार लेना है, इसके ऊपर लाजमी ये क्वेश्चन आएगा कि डिफरेंस बिटवीन प्रॉमिसरी नोट एंड बिल ऑफ एक्सचेंज, और इसमें किसकी लाइबिलिटी क्या होती है, कौन इशू करता है, कितनी पार्टीज़ होती हैं, इसमें एक आधा MCQs भी आएगा, एक आधा बाकी सामान भी आएगा, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज, ऑर्डर टू पे, एक्सपोर्टर कहता है भाई मेरे पैसे दो। 3 पार्टीज, ड्रार, ड्राई एंड पेई। ड्रार जिसने बनाया, ड्राई जिस पर बनाया, पेई जो पैसे देगा। इट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय द ड्राई, जिस बंदे के ऊपर इशू हुआ है उसने एक्सेप्ट लाजमी करना है, अदरवाइज दिस इज़ नॉट अ वैलिड और एक्सेप्टेड बिल ऑफ एक्सचेंज। द ड्रार इज़ नॉट प्राइमरीली लाइबल, इसके अंदर ड्रार कैसे लाइबल हो गया, इसके अंदर तो ड्राई या पेई जो है वो लाइबल हैं। फॉरेन बिल द स्पेसिफिकली ड्रान इन सेट्स, ठीक है, 2 सेट होते हैं, अगली पार्टी के पास जाता है, एक्सेप्ट करके बैंक को दे देता है। द फॉरेन बिल मस्ट बी प्रोटेस्टेड अपॉन डिसऑनर, अगर नहीं को देता तो इसको हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, ठीक है जी। चलें, आज का लेक्चर नंबर 1 ख़त्म। अब इंशाल्लाह हम लोग लेक्चर नंबर 2 जो है उसको कल डिस्कस करेंगे। आप मेरे चैनल को देखते रहें, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें। फ्री में आपको ये सारा मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ, जो कि मुख्तलिफ लोग जो हैं वो ऑनलाइन आपको पता नहीं कितने पैसे चार्ज करें, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो आप इसको भाइयों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और भी अगर किसी ने JIBP AIBP करना है तो मुझे बता दो, मैं ये सारे इंशाल्लाह लेक्चर सीरीज़ जो है रिकॉर्ड करके आप लोगों के लिए वो करता रहूँगा, अपलोड करता रहूँगा।